कहते हैं कि जब मेरे घर में टीवी आया तो मैं बुक पढ़ना भूल गया। कहते हैं कि जब मेरे घर में मोबाइल आया तो मैं चिट्ठी लिखना भूल गया। मेरे घर में कंप्यूटर्स आए तो हम स्पेलिंग भूल गए। जब से कंप्यूटर आया है तो हम स्पेलिंग तक भूल गए। मोबाइल आया, हम चिट्ठियां लिखने भूल गए। अब मेरे घर में जब एसी आया तो मैं भूल गया कि कभी हम पेड़ के नीचे बैठकर बातें क्या करते थे। हम एसी को आते ही हम भूल गए कि उस पेड़ के नीचे की ठंडी हवा को हम भूल गए। हम उस कच्चे मकानों में जो ठंडक रहा करती थी उसको भूल गए। और आज जब शहर में हम बसने लगे तो हम भूल गए कि गांव क्या होता है और गांव की मिट्टी क्या होती है। जब फास्ट फूड आया तो हम भूल गए कि मेरी बहन का, मेरी बुआ का, मेरी माता का, मेरी चाची का हाथों का खाने का स्वाद कैसा होता है। हम भूलते चले गए। अब जब सेंट आया तो मैं भूल गया कि फूलों की खुशबू कैसी होती है। और जब सोशल मीडिया आया तो हम आपस में बातें करना भूल गए। और आज जब नोट आया तो हम सोना चांदी को भूल गए। और किस कदर भूल गए कि जब नोट आया हम सोना चांदी को भूल गए। और जब सोना आया तो हम भूल गए उत्पादन कैसे होता है। कैश हमारे हाथों में आया तो हम भूल गए कि कभी हमने बैंकों को अपना सोना भी दिया था। आज जब हमारे हाथों में वो कार्ड आया तो हम भूल गए कि हमारे हाथों में कभी कैश था भी। भूल गए ना। आज भारत के जो पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ है, आज भारत एक ऐसे विश्व की ओर जा चुका है। जब हम बात करते हैं वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन करेंसी, वन नेशन, वन रिलीजन, वन 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 वन, एवरीथिंग इज वन। हम बात करते हैं अब भारत उस दौर में चला जा चुका है। अब ना तो हमारे पास कैश है, ना हमारे पास सोना चांदी है, कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है हमारे पास? हमारे हाथों में आ गया मोबाइल। मोबाइल के अंदर क्या आ गया? डिजिट। अब आप लोगों को इस मोबाइल के बदले क्या दिया जा रहा है? मोबाइल के बदले अब आपके हाथों में आ गई क्या? सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पूरी तरीके से लागू होने के बाद आपके पास ना तो सोना बचेगा, ना आपके पास चांदी बचेगी, ना आपके पास अपनी जमीन बचेगी, ना आपके पास कोई धन बचेगा, ना पशुधन बचेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, आज ये जो सारी चीजें लेकर आए हैं हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो लेकर आए हैं, आप लोगों को गरीब बनाने के लिए लेकर आए हैं। मुझे बताइए एक गरीब की गरीबी कितनी? एक गरीब की गरीबी कितनी जी? एक गरीब की 1000, 2000, 3000। उसे पेट भरना ना, बस उसकी तो गरीबी इतनी ही है। और एक अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, इनकी गरीबी कितनी? हजारों ट्रिलियन डॉलर के मालिक होने के बाद भी इनकी भूख खत्म नहीं होती। और बैंकों की गरीबी कितनी? मतलब उन्होंने पूरी दुनिया के संसाधनों को लूट लिया। और पूरे दुनिया की जब उन्होंने इतने सारे नोट छाप दिए हवा में, सारा का सारा उनका हमारा धन उनके कंट्रोल में, उनकी भूख फिर भी खत्म नहीं होती। और आज उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी है, आज उसकी नजर आपकी किडनी पर भी है, आपके आंखों पर भी है, आपके हार्ट पे भी है, आपके लीवर पर भी है। आज आप उनकी नजर आपके पूरे के पूरे शरीर पर है। उनकी भूख कितनी? ये पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है, आज इसकी भूख कितनी? अच्छा आप मुझे बताइए कितने लोग हैं यहां पर जिनके ऊपर कर्ज है? आप सभी के पास इतना कर्ज है। आप जानते हो ये जो बैंकिंग सिस्टम है, एक दरिद्र, जिस दरिद्रता ने आपको जकड़ लिया है, इस रुपये की खूबसूरत जो बात है, ये जिसके पास भी जाता है वो उसको दरिद्र बना देता है। इसलिए इन सभी दरिद्र नारायण के पुजारियों की जय।
एक्चुअली ये वास्तव में दरिद्र ही है। ये जिसके पास भी जाता, यदि मेरे पास भी ये जरूरत से ज्यादा आ गया तो ये मुझे भी क्या बना देगा? दरिद्र बना देगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जिसके पास भी गया ये उसको क्या बना देगा? दरिद्र। सलमान के पास कितना पैसा, इन भांडों के पास किसी चीज की कमी। ये जो अभिनेत्री अपने आप को कहती हैं, ये आज भी नशा करती हैं, सारे ड्रग्स लेते हैं, तो इनकी गरीबी कितनी। आज से कुछ साल पहले हमारे जो नीति निर्धारक हुए थे, हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी परंपरा बना दी थी कि हमारे पास इतना अत्यधिक धन कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने एक ऐसी हमारे बीच व्यवस्था स्थापित की, आपने नाम सुना होगा महर्षि मनु का। सुना आपने? किन किन लोगों ने सुना महर्षि मनु का? महर्षि मनु ने मनुस्मृति एक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और उस बार्टर सिस्टम में क्या था? वो वस्तु विनिमय प्रणाली। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो प्रणाली उन्होंने इस प्रकार से बना दी कि जब हम उसमें गांव में, एक गांव पूरी तरीके से स्वावलंबी हुआ करता था, उसमें पूरी 36 बिरादरी हुआ करती थी। एक 36 बिरादरी से मिलकर एक समाज का निर्माण हुआ करता था और उस समाज में 72 कलाएं हुआ करती थी। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कला से निपुण हुआ करता था। तो ये जो 72 कलाएं थी, इसके आधार पर, उन 72 कलाओं के आधार पर हम अपना जीवन यापन करते थे, पूरी 36 की 36 बिरादरी। अब जब ये व्यवस्था जब तक बनी रही हमारे समाज में, तो क्या हुआ? सभी लोगों में एक समानता रही, गांव समृद्ध रहे, परमात्मा और प्रकृति और मनुष्य का जो समन्वय था, उसका बीच का जो गैप था, वो मेंटेन रहा, वो बना रहा। फिर क्या हुआ? हमारी जैसे ही सोच विकसित हुई, हम लोगों ने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गलत चीजों के प्रति। हम लोग गांव से दूर जाने लगे, और जब गांव से दूर जाने लगे तो हम कहां गए? शहरों में। आज आप शहरों में आने के बावजूद भी क्या खुशहाल जीवन जी रहे हो? आज शहर के लोग ये कहते हैं कि गांव से अच्छी जिंदगी कोई नहीं। आप जब हम कहीं चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम किसी जंगल में गए और जंगल में जो हमारे साथी जीवन व्यापन कर रहे थे, हम उनसे कहते हैं यार तू तो स्वर्ग की जिंदगी जी रहा है। हमारा वो साथी कहता है अगर हम स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं तो इस स्वर्ग से तुम निकल के ही क्यों गए थे? क्यों जी? तो कारण क्या था? हमारी लालसा बढ़ती गई, हमारा लालच बढ़ता गया, हमारा डिस्टेंस बढ़ता गया, हमारी भूख बढ़ती गई। और जिस दिन से हमारी लालसा बढ़ी, हमारी भूख बढ़ी, हम अपने गांव से पिछड़ते गए। आप लोगों ने चिड़ियों की कहानी सुनी होगी। एक दृष्टांत आपको देता हूं, उदाहरण, कि जो चिड़िया होती है, वो चिड़िया ची चाह करती है, जब यह लड़ाई भी करती है, झगड़ती है, तो एक अपने दायरे में लड़ती है। मैं ठीक कह रहा हूं? वो कभी अपना दायरा नहीं छोड़ती। वो अगर लड़ाई भी करती है, झगड़ती भी है, अपना घर भी बनाती है, सब कुछ बनाती है, तो वो क्या करती है? वो अपना दायरा नहीं छोड़ती। आज मनुष्य क्या करता? आज मनुष्य ने अपनी सोच इतनी विकसित कर ली कि आज उसने अपनी सारे सीमाएं लांघ दी, अपना दायरा छोड़ दिया। एक शेर एक हिंसक प्राणी होते हुए भी संसार में उसके हिंसक होने से क्या हिंसा फैलती है? बताइए, नहीं फैलती ना। तो अब क्या हुआ? इंसान और आगे बढ़ता गया, उसकी जैसे सोच विकसित होती गई, उसने हथियार डेवलप किए। सबसे पहले उन्होंने पत्थर का हथियार बनाया। बनाया या नहीं बनाया? उस पत्थर के हथियार से फल भी टूटे, पशु भी टूटे, और फिर इंसानों के सर भी फूटे। जिसको उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाया, वो वही हथियार उनके लिए दुविधा के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ या नहीं? बताइए। फिर इंसान की और सोच विकसित होती गई, तो उसने क्या बनाया?
तलवार भाले। फिर उन तलवार भालों से क्या हुआ बताइए? उस तलवार भाले से सब्जी भी कटी, फल भी कटे, और पेड़ भी कटे, जंगल भी कटे, और अंतिम में इंसान भी कटे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? उसके बाद उन्होंने फिर क्या बनाया? उन्होंने फिर आग की खोज करी। उस आग की खोज से क्या हुआ? मांस भी पका, सब्जी भी पकी, जंगल भी जले, और आखिर में इंसान भी जला। कहने का अर्थ यह है कि जिस हथियार को उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, वही हथियार उनके लिए दुविधा के रूप में वो प्रयोग करने लगे। वो एक दूसरे अपने साथी को मारने काटने के लिए उनके लिए वो एक हथियार साबित हुआ। अब इंसान ने जो सबसे बड़ा हथियार बनाया, वो क्या बनाया? आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए बैंकिंग तंत्र। आज तक का सबसे भयंकर जो हथियार, अगर इतिहास में ना तलवार बना, ना भाला बना, ना चक्कू बना, ना कतरनी बनी, जो सबसे बड़ा भयंकर और सबसे जिसकी किसी के पास कोई काट ही नहीं थी अब तक, और वो कौन सा हथियार है जो आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है? वो है ये बैंकिंग तंत्र, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे संसार के व्यक्तियों को इस बैंकिंग मायाजाल के माध्यम से कंट्रोल कर रखा है। और आज ये हथियार किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है बताइए? पशुओं के लिए या इंसानों के लिए? इनकी भूख कितनी बताइए? फिर इन लोगों ने क्या बनाई? वैक्सीन, आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे बताइए, इन लोगों की भूख कितनी? और इन्होंने जब ये आज तक का इनका जो सबसे बड़ा भयंकर हथियार है ये बैंकिंग, ये जो हम गाथा आपको बीच में मैं रखूंगा, ये जो दरिद्रता आज फैल गई है समाज के अंदर, आज जो ये प्रचार किया जा रहा है कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, कि रुपया इतनी मूल्यवान वस्तु किस प्रकार से बना दी गई, इसका महत्व क्या है, एक्चुअल में रुपया होता क्या था, ये कल भी आप चर्चा सुनोगे। मैं इसका एक कल के लिए एक बेस तैयार कर रहा हूं आप लोगों के बीच। जब ये हथियार इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार से आग को इस्तेमाल किया गया था फल सब्जियां बनाने के लिए, फल को काटने के लिए और इंसानों को जलाने के लिए, इस बैंकिंग तंत्र का इस्तेमाल किया गया आपका असली धन संपदा को लूटने के लिए। क्योंकि भारत के अंदर जब मैं आपको ये सुना रहा था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये जो भारत देश था कैसा हुआ करता था? ये सोना चांदी से लदालद इसके पास इतना था। इस बैंकिंग तंत्र का इस्तेमाल किया गया आपकी असली धन संपदा को लूटने के लिए। और इस बैंकिंग सिस्टम की कहां से शुरुआत होती है? हम शुरुआत करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा प्लासी का युद्ध। किस किस ने सुना है? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजों की तरफ से एक अकाउंटेंट बन के आया था। क्या नाम था उसका? उस समय का जो तात्कालीन जो राजा था वो था कौन? सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला 21-22 साल का एक यंग किंग, वो मोहित हो गया था उस समय का जो जगत सेठ था अमीचंद, उसकी पत्नी पर। उसकी पत्नी बड़ी खूबसूरत थी। सिराजुद्दौला सोचता है कि राजा तो आते जाते बनते रहते हैं, लेकिन जो जगत सेठ होते हैं ये तो हमेशा बने रहते हैं। यदि युद्ध के लिए भी हमें पैसा चाहिए तो कौन देते हैं? जगत सेठ देते हैं। अमीचंद उस समय का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था, साहूकार था। और जब जहां जहां मैं साहूकार का शब्द का इस्तेमाल करूं, आप समझ लीजिएगा उस समय के वो सबसे बड़े बैंकर्स थे। क्या थे जी? बैंकर्स थे। तो उस समय अमीचंद के माध्यम से या अंग्रेजों के माध्यम से जब उसको पता चला तो एक युद्ध का स्वांग रचा गया।
जिसको हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं। और उस समय जब अंग्रेजों की तरफ से जो अकाउंटेंट बन के आया था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव को भारत के अंदर अपनी व्यवस्थाओं को स्टेब्लिश करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसकी तरफ से हमारे जो राजा थे उनकी जो कमजोरी को बता सके। तो उस रॉबर्ट क्लाइव को पता चला अमित चंद था जगत सेठ, और जो जगत सेठ था और जो जगत सेठ का डायरेक्ट जो कांटेक्ट हुआ वो था मीर जाफर। उस समय मीर जाफर को नियुक्त किया किसने? अमित चंद ने। अमित चंद ने लालच दिया उसको राजा बनने का और उसको भेज दिया रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ने के लिए। वो युद्ध 40 मिनट चलता है और 2 रिपोर्टें हैं जो ये बताती हैं कि हमारी तरफ से जो लड़ने वाले की जो संख्या थी वो थी 36,000 और जो अंग्रेजों की तरफ से थी कितने व्यक्ति थे? 3,000 एक रिपोर्ट ये बताती है। और एक रिपोर्ट ये बताती है कि जब रॉबर्ट क्लाइव भारत की सीमाओं पे और जब सिराजुद्दौला से जब झगड़ा चल रहा था तो अंग्रेजों की जो संख्या थी वो थी 300 और जो हमारे जो सैनिक थे उनकी संख्या कितनी थी? 18,000 एक रिपोर्ट ये बताती है। आप जिस प्रकार से कंट्रोल्ड अपोजिशन होती है, समझते हो ना कंट्रोल्ड अपोजिशन का, वो दिखावों के लिए विपक्ष में होती है। इसी प्रकार से मीर जाफर अपनी सेना के साथ, वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो अपनी सेना के साथ जाता है और सेना के साथ जब वो जाता है तो वहां पर वो युद्ध चलता है 40 मिनट और उस 40 मिनट के युद्ध में 6 लोगों की मृत्यु होती है और 15 लोग घायल होते हैं। और सिराजुद्दौला उस समय हथियार डाल दे, अंग्रेज दाखिल हो जाते हैं भारत में। और जब वो अंग्रेज भारत में आते हैं तो लोग देख रहे होते हैं क्योंकि मीर जाफर भाग जाता है रास्ते में से ही तलवारें डाल के धोखा देके, क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड अपोजिशन की तरह वहां काम कर रहा था। वो अंग्रेज मतलब चुनिंदा मुट्ठी भर थे, मुट्ठी भर भी नहीं थे। यदि हम में से एक एक व्यक्ति अगर एक एक जूता भी मारता, एक एक कंकर भी मारता तो वो खत्म हो जाते सारे के सारे। तो जब रॉबर्ट क्लाइव आता है तो उस समय जब वो आता है, वो जब अमित चंद से उस जगत सेठ से वो मिलता है तो वो जब सारी भारत की जब व्यवस्थाओं को देखता है तो रॉबर्ट क्लाइव सोचता है कि ये तो राजा हैं, ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, इनका तो काम है। लेकिन उसकी नजर जाती है अमित चंद के जो उस समय का जो बैंकर्स था उसके सबसे ज्यादा, उस समय का जो बैंकर्स हुआ करते थे उसके पास सबसे ज्यादा धन था। तो रॉबर्ट क्लाइव सोचता है उसके बारे में, वो योजनाएं उसके बारे में संदेश विचार इंग्लैंड पहुंचाता है। तो जैसे उसको दिशा निर्देश आते हैं वो क्या करता है? अमित चंद को मृत्यु के घाट उतार देता है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? जो अमित चंद का सारा धन था, वो जो जिस माध्यम से वो पूरी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता था, वो बैंकिंग प्रणाली उस समय की वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ आ गई। और उस समय इंग्लैंड पूरी दुनिया की नंबर 1 सत्ता बन गई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे महंगी और सबसे मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी रेपुटेशन पूरे संसार में इतनी बढ़ गई। और अमित चंद को मारने के बाद जिस कारण से वो ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता बनी थी, वो किसके कारण बनी थी? क्योंकि उसने रॉबर्ट क्लाइव ने उस सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया था जो पूरी दुनिया की सत्ताओं को नियंत्रित करती थी। वो क्या थी? बैंकिंग सिस्टम। इसीलिए उस समय फिर क्या हुआ, भारत के अंदर अगर आप इसका अनुमान लगाओ, रॉबर्ट क्लाइव ने जो वो भारत के अंदर आता है, जो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो हमारी हजारों सालों से ऋषि मुनियों की, जो महर्षि मनु जिस वर्ण व्यवस्था को बनाकर चले गए थे, जिस बार्टर सिस्टम को बनाकर चले गए थे, वो सारा का सारा बार्टर सिस्टम उसने ध्वस्त कर दिया। और उस समय फिर वहां के जो तत्कालीन जो रॉबर्ट क्लाइव था, वहां पर उस सत्ता को अपने हाथों में नियंत्रित करने के बाद वो 578 राजाओं से को उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई। और उन 578 जो हमारे देश में रियासतें हुआ करती थी, आपको ये पता है 578 हमारे देश में रियासतें हुआ करती थी। उस समय 551 राजा थे। उन 551 राजाओं को उस रॉबर्ट क्लाइव ने और उन अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, उनको यह कहा
कि आज से टैक्स को हम वसूलेंगे। उन्होंने कहा कि आप आराम कीजिए, आप ऐसो आराम की जिंदगी जिए। आप वो कहने लगे हम आपके लिए नीति हम बनाएंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम को हम संभालेंगे, आपके स्वास्थ्य तंत्र को हम संभालेंगे, आपके न्यायिक तंत्र को हम संभालेंगे, सारा का सारे तंत्र को हम संभालेंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आराम कीजिए। उन 551 राजाओं का जो सारा जो ठेका ले लिया था वो अंग्रेजों ने ले लिया था। और उस समय फिर अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने नीतियां बनाई और सबसे पहले वो बार्टर सिस्टम को तोड़ा। और उस बार्टर सिस्टम में एक राजा को जो टैक्स जाया करता था, वो जब टैक्स जाया करता था वो कभी सोना चांदी नहीं जाया करता था, वो जाता था वस्तु। जिस व्यक्ति से भी यदि उनको टैक्स वसूलना था राजा को, तो वो क्या करता था? वो वस्तु लेता था। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने या उसके बाद जो जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए, उन्होंने उसके बाद उस वस्तु के बदले उन्होंने टैक्स के रूप में जो वसूला सोना। सोना को वसूलने के बाद